Hello everyone, welcome to the class. In this video we are going to revise the class 10 NCERT Economics chapter Money and Credit. My name is Vikas Srivastava and I am an educator with over 8 years of experience, qualification MPA and MA etc. Got certificate and award as an innovative educator. You can follow me on a different social media platform. You can subscribe my channel for getting updates, share with others if you like this video and help them. Download the PDF through the Telegram channel. All the links is given in the description box. So today I am going to cover the first part of the chapter money and credit from class 10, and for each question means here will be a MCQ type question. For each MCQ type question I will give you a 20 second. In 20 second you will have to give your answer in a comment section box. If you have any doubt and any issue you can tell me in a comment section that these things it is not clear to me. I will try to clear that. First question, which one of the following is not a modern form of the money? इनमें से कौन सा आपको लगता है कि ऑप्शन मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का नहीं है? करेंसी, पेपर नोट्स, कॉइन्स एंड गोल्ड. ओके, so for this question I am going to give you a 20 second. Your time start now. जल्दी से आप सभी लोग मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी नहीं है? करेंसी या पेपर नोट्स या कॉइन्स या गोल्ड? व्हाट डू यू थिंक? टाइम इज गोइंग टू अप. डू इट फास्ट एवरीवन. Yes, time is over. So correct answer is D. Means gold is a correct answer. Okay. सो गोल्ड nowadays इज नॉट अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. अब ये मनी के तौर पे इसको या ना इसके सिक्के भी नहीं बनते हैं ना इसके करेंसी तैयार की जाती है, नोट्स तैयार किए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है इसका. ठीक है ना. तो गोल्ड्स को अब इस तरीके से यूज़ नहीं किया जाता. हाँ, एंशियंट टाइम में इसका यूज़ ज़रूर किया जाता था. ठीक है ना. सो दिस वॉज द इजी क्वेश्चन. सो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे. ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर दैट. तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंस्टीट्यूट इन इंडिया इशू अ करेंसी नोट? इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट इंडिया का करेंसी नोट्स इशू करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विच इंस्टीट्यूट इन इंडिया इशू अ करेंसी नोट? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. व्हाट डू you have a 20 second to give a correct answer. आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट करेंसी नोट्स को इश्यू करता है? योर टाइम इज ओवर. सो करेक्ट आंसर इज सी. सी इज अ करेक्ट आंसर. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है करेंसी नोट्स को. ओके, अच्छा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू पीपल होल्ड मनी विद बैंक्स? लोग पैसे को बैंक में किस तरीके से रखते हैं? एज अ डिपॉजिट, एज अ कोलेट्रल, एज अ सिक्योरिटी या नन ऑफ द अबव? आपको क्या लगता है कि आप लोग अपने पैसे को बैंक में किस तरीके से रखते हैं? एज अ डिपॉजिट के तौर पर, एज अ कोलेट्रल के तौर पर, एज अ सिक्योरिटी और नन ऑफ द अबव? व्हाट डू यू थिंक? I will give you a 20 second for this. Your time start now. Do it fast everyone. How do people hold money with banks? As deposit, as collateral, as security, or none of the above? What do you think? Time is going to up. Do it fast everyone. Now time is over. So correct answer is A. So as a deposit. Okay. How do people hold money with banks? अगर अगर आप देखना चाहें, इसको डिटेल में समझना चाहें, तो कोई भी व्यक्ति अगर इसको हम ए कंसीडर करें
ओके, ये ए व्यक्ति है, ये किसी बैंक में जाएगा अपने पैसे को रखने के लिए, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से रखेगा, एज अ डिपॉजिट के तौर पर ये वहाँ पर अपने पैसे को रखना चाहेगा पहले। फिर बाद में तो वो कई सारे लोन और अलग तरीके से चीज़ें करने के लिए कोलेट्रल के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर भी रखते हैं पैसों को, ठीक है। तो पहले हम कैसे करते हैं, अगर एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का बंदा भी जाता है तो पैसे को वहाँ पे बैंक में एज अ डिपॉजिट रखने के लिए जाता है। ओके, सो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच डिपॉजिट इज केप्ट एज अ कैश बाय द बैंक्स? 15%, 20%, 25%, 30%। आपको क्या लगता है कि बैंक में हाउ मच डिपॉजिट इज कैप्ट, कितना डिपॉजिट बैंक रखता है अपने पास एट रैंडम? अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो रैंडम उसके पास कितना कैश मिलेगा आपको? 15% डिपॉजिट का, या 20% डिपॉजिट का, या 25%, या 30%? व्हाट डू यू थिंक? ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव यू 20 सेकेंड फॉर दिस। योर टाइम स्टार्ट नाउ। डू इट फास्ट एवरीवन। बैंक में जितना भी पैसा होता है, जितना भी डिपॉजिट अभी तक हुआ है, उसका कितना परसेंट बैंक कैश के तौर पे अपने पास रखता है इमरजेंसी के लिए? व्हाट डू यू थिंक? टाइम इज गोइंग टू ओवर। डू इट फास्ट एवरीवन, डू इट फास्ट। यस, टाइम इज ओवर। सो करेक्ट आंसर इज ए, 15%। अपने डिपॉजिट का 15%। सपोज दैट अगर बैंक के पास, ये अगर हम बैंक कंसीडर कर ले, ओके, ये बैंक कंसीडर कर ले, बैंक के पास सपोज दैट 1000 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसका वो कितने परसेंट अपने पास कैश के तौर पर रखेगा? इसका 15%, ठीक है ना। इसका कितना? 15%। अगर आप निकालना चाहें तो इसका 15% निकाल सकते हैं, ठीक है। जितना भी आएगा वो आप नोट कर लीजिएगा कि इतना 15% वो, अगर हम सॉल्व भी करना चाहें तो 15% इस तरीके से निकाल सकते हैं, ओके। कुछ बच्चों को शायद कंफ्यूज हो इस चीज़ को लेके, तो 00, सो 150 रुपीज़ एज अ डिपॉजिट के तौर पर बैंक अपने पास रखेगा इमरजेंसी के लिए, ओके। नाउ, सो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दैट? ओके, सो ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज ए करेक्टली मैच्ड? आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है? मनी लेंडर फॉर्मल सेक्टर के अंडर में आते हैं। 85% पुअर हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज लोन लेता है फॉर्मल सेक्टर से। इंटरेस्ट रेट टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंडर में आती है, या कोलेट्रल बैंक के अंडर में आते हैं? आपको क्या लगता है विच वन ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड? योर टाइम स्टार्ट नाउ। You have 20 seconds for this question. You can tell me the correct answer in the comment section box. Do it fast everyone. Time is going to over. Do it fast. Time is over. So correct answer is C. C correct answer है। इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा। इंटरेस्ट रेट टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंडर में आती है, ठीक है। कोलेट्रल बैंक्स के अंडर में नहीं आता, मैं समझाऊंगा आपको ये क्या चीज़ है। फॉर्मल सेक्टर्स लोन बैंक होते हैं जहाँ से लोन लेते हैं लोग ज़्यादातर, ठीक है। ये बैंक्स किस में आते हैं? फॉर्मल सेक्टर के अंडर में आते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के नहीं। मनी लैंडर जैसे कि जमींदार वगैरह हो गए या लैंड ओनर हो गए, उनसे जब आप लोग पैसे उधार लेते हैं तो वो फिर इनफॉर्मल लैंडर्स होते हैं। इनको एक लाठी वगैरह भी पकड़ा दे, ठीक है, इस तरीके से, या तो ये सब आते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। और ज़्यादातर 85% पुअर हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज, गरीब जगहों पर जो गांव होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो कहाँ से पैसे उधार लेते हैं? ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर से, क्योंकि वो ज़्यादा उनको जानकारी तो होती नहीं है। तो या तो जमींदार के पास जाते हैं या लैंड ओनर के पास जाते हैं जब उनको इमरजेंसी होती है, शादी है घर में, या बिटिया की शादी, या लड़के की शादी है, ठीक है, या तो अनाज खरीदना है, या बीज खरीदने हैं, या कोई मशीनरी खरीदनी है, तो वो सब इन्हीं लोगों के पास जाते हैं, ओके। इंटरेस्ट रेट टर्म्स ऑफ क्रेडिट है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर अ रिक्वायरमेंट नीड्स टू बी सेटिस्फाइड फॉर एनी क्रेडिट अरेंजमेंट, ओके। इट इज इंक्लूड इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन, मोड ऑफ रीपेमेंट।
टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर में क्या आएगा, अगर हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट इस तरीके से लिखें तो इसके अंडर पे इंटरेस्ट रेट भी आएगा। ओके, इसी के अंडर में कोलेट्रल्स भी आएंगे और इसी के अंडर में डॉक्यूमेंटेशन भी आएगा और इसी के अंडर में मोड ऑफ रिपेमेंट भी आएगा। ओके, एमआर कर दें इसको, मोड ऑफ रीपेमेंट। ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैं, ये जो कि इंटरेस्ट रेट भी इसी का एक पार्ट है। कोलेट्रल, कोलेट्रल वो होता है जिसको हम रख के लोन लेते हैं या उधार लेते हैं किसी से। ठीक है, सपोज दैट आपके पास घर है, आपने घर गिरवी रख दिया, तब आपने बैंक से लोन ले लिया अपने बिजनेस को करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, कोलेट्रल हो जाएगा। ओके, नाउ आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ सो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द 10 रुपीज नोट। आप सभी लोगों के पास शायद 10 रुपीज का नोट हो, उस पर देखिए व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप, विच वन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। उसके टॉप पर क्या लिखा रहता है और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उस एक्सप्लेनेशन को सही तरीके से बता रहा है। ठीक है, उस स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 10 rupees, and B option, the notes have been guaranteed by central government and in case of the failure of the currency 10 rupees note, people can claim the amount from the central government. C, it is also implies that the use of rupees is a legal currency and no one can refuse the payment made in it. और D, all of the above। क्या लगता है आपको, 10 रुपीज़ का नोट, उस पर देखिए कुछ टॉप पे लिखा होगा कुछ स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को कौन सा ऑप्शन जो कि यहाँ पर दिया गया है ठीक तरीके से करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। पहला ऑप्शन है ए, द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक का गवर्नर है वो प्रॉमिस करता है पे करने के लिए द बेरर द सम ऑफ 10 रुपीज़, जिसको उसे 10 रुपीज़ देने हैं। एंड बी, द नोट्स हैव बीन गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इस नोट की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी दी गई है कि इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द करेंसी, अगर ये करेंसी फेल हो जाती, मीन्स 10 रुपीज़ नोट फेल हो जाता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, पीपल कैन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, उतने अमाउंट का वो क्लेम सेंट्रल गवर्नमेंट को कर सकती है कि मैं इस करेंसी से पे करना चाहता हूँ मगर ये लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या ऐसा होता है? It is also implies that the use of rupees is a legal currency and no one can refuse the payment made in it. Okay, it is also implies, ये भी समझाया जाता है या ये भी इम्प्लाई होता है, ये भी इसी के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। द यूज़ ऑफ रुपीज़ इज ए लीगल करेंसी, जो रुपीज़ का नोट यूज़ किया जा रहा है वो एक लीगल करेंसी है। एंड नो वन कैन रिफ्यूज़ द पेमेंट मेड इन इट, और कोई भी इस चीज़ को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है इस नोट को लेने से। तो आपको क्या लगता है कि सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं या इनमें से कोई एक करेक्ट है? सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। You have a 20 seconds to tell the correct answer. Do it fast, everyone. In a comment section box, you can tell the correct answer, whatever you think. Do it fast. Time is going to over. 3, 2, 1, 0. Yeah, time is over. So correct answer is D. ये देखिए, इसमें अगर आप स्टेटमेंट देखें तो इसमें दो स्टेटमेंट लिखे हुए मिलेंगे आपको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, एंड आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ द 10 रुपीज़। ये साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लेते हैं। यस, सो डी, ऑल ऑफ द अबव मीन्स ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। द गवर्नमेंट ऑफ रिजर्व बैंक प्रॉमिस करती है टू पे द बेयरर द सम ऑफ 10 रुपीज़, जिससे उसने उधार लिए हैं 10 रुपीज़ उसको पे करने का, या जिस भी व्यक्ति ने उधार लिए उसको पे करने का। और ये नोट गारंटी होते हैं, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आती है इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द करेंसी, करेंसी फेल हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ क्लेम भी कर सकते हैं। एंड इट इज़ आल्सो इम्प्लाइज दैट कोई भी इस करेंसी को लेने से मना नहीं कर सकता, ये लीगल करेंसी है। ओके, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, हाँ, अगर बिटकॉइन की बात करेंगे तो उसको अभी लीगल करेंसी इंडिया में नहीं कहा गया है। ओके, तो उससे रिलेटेड हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।
सो यू कैन टेल मी द फीडबैक, आपको क्लास कैसी लगी, क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, सब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर किस चैप्टर पे आप डिस्कशन एमसीक्यू चाहते हैं जिससे कि आपके एनसीईआरटी के चैप्टर रिवाइज हो सके। हम यहाँ पे 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे सोशल साइंस की। ओके, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग एन अपडेट्स, शेयर विद अदर्स एंड हेल्प देम। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस एमसीक्यू, ये जो एमसीक्यू अभी हुआ है उसकी पूरी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर गेटिंग एन अपडेट्स एंड ऑल द लिंक्स इन इज गिवन इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग एक्टिव इन माय क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।